कराची ज़ाहिर है एक बड़ा मसला यहाँ पर कचरे का है। हम देखते हैं क्लीन माई कराची मुहिम, अली जैदी साहब की मुहिम, मेयर साहब एक्टिव हुए, बहुत सी पार्टीज एक्टिव होती दिखाई तो देती हैं, लेकिन कचरा साफ होता नहीं है। तो लगता यह है कि इन इंसानों का ये काम अब है नहीं। इसीलिए कराची के कुछ नौजवान हैं, इन्होंने कचरा उठाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले ली है। और जो हम इस वक्त आपको फुटेज दिखा रहे हैं उसमें हो क्या रहा है कि कचरा किसी डेजिग्नेटेड प्लेस पे भी नहीं, मैं कहूँगा, जो फेंका जा रहा है, ना ही किसी बॉक्स तक पहुँचाया जा रहा है। आपको जहाँ जगह मिली आपने वहाँ कचरा फेंक दिया। अगर किसी बॉक्स तक पहुँचा देंगे तो शायद कुछ आसानी हो जाएगी कि एटलीस्ट उस बॉक्स से ले जाना फिर आसान होता है। फिर ना कोई लेकर जाए तो आप उससे पूछ सकते हैं। एनीवेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज हम बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से मदद कर रही है या कर सकती है कि मालूम हो जाएगा ये जो कचरा इस डब्बे में है, ये कचरा अब कितना माहौल के लिए नुकसानदेह हो रहा है। तो लिंगिस के को फाउंडर और चीफ टेक्निकल ऑफिसर बिलाल इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, वेलकम टू नया दिन। आपके साथ में अबू हमजा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एंड वी हैव ईशा, आप क्रिएटिव मैनेजर हैं, लाइबा कंप्यूटर इंजीनियर, एंड शामिर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। आप सबको हम कहेंगे वेलकम। बिलाल, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आइडिया कैसे आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कचरे का मसला हल कर सकते हैं, हाउ डज इट वर्क? सबसे पहले तो बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। मेरा ताल्लुक उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, मैं वहाँ पे लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इसके अलावा हम लोग जो है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के अंदर जो है उनकी 3rd कोहर्ट में इंक्यूबेट भी हुए, हमारे के स्टार्टअप है। आइडिया इस तरीके से आया कि हमने ये चीज़ सुनी है, ये पढ़ी भी है और देखी भी है, द बेस्ट इंजीनियरिंग इज़ द इंजीनियरिंग विद सर्व ह्यूमैनिटी। ट्रू। हमारा एक दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हुआ और जब एक्सीडेंट से वो जाकर कहीं पर गिरा तो वहाँ पर कुछ सर्जिकल वेस्ट पड़ा हुआ था। जब सर्जिकल वेस्ट पड़ा था तो वो कुछ सिरिंजेस वगैरह थी, उसको लगी, उसको हेपेटाइटिस हो गया, वो काफ़ी बीमार रहा। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है क्योर होते होते टाइम लग गया। तो हमने बोला कि यार यहाँ पर कचरे की कलेक्शन तो दूर की बात, उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही, तो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि हम सबसे पहले कचरे की मॉनिटरिंग करें, ठीक है, कलेक्शन करें, फिर उसकी रिसाइकलिंग करें। तो हमें आइडिया वहाँ से आया। ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया जी, सर्वे स्टार्ट किया। तकरीबन 2 साल लगे कि कराची के अंदर गार्बेज प्रोड्यूस होता है। डिफरेंट स्टेटमेंट्स कमिश्नर कराची साहब की भी आती रही कि हमारे पास हैंडलिंग कैपेसिटी कम है और कचरा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने कहा मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक डस्टबिन के अंदर कुछ सेंसर्स इंटीग्रेट करके एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया ताकि हमें ये पता लग जाए कहाँ पर किस इलाके के अंदर किस तरीके से कचरा जो है प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कचरे की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी कलेक्शन भी बड़ी आसानी से। मॉनिटरिंग यू मीन कि किस किस्म का कचरा आ रहा है, वो तिब्बी फुजला है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, सेकंड फेज है। ओके, किस किस्म का कचरा आ रहा है उसको सॉर्ट करना हमारे पास ये मैकेनिज्म ही नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो कचरे से पैसे बना रही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो कचरा अपना उठा ही नहीं रहे। अब कचरा एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 100 मसले और क्रिएट हो जाते हैं। लाइक रोड के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, रोड के ऊपर आ रहा है, बारिश हो जाती है, गंदगी सी फैल रही है, अजीब से एक इन्वायरमेंट जो है अनहेल्दी सा बन रहा है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिस्टम बनाया मॉनिटरिंग की कचरे की, और उसको हमने टेस्ट किया कि कचरा डस्टबिन में अगर पड़ा हुआ होगा तो डस्टबिन इटसेल्फ खुद बता रही होगी हमारे एक डैशबोर्ड के ऊपर, जो कि इस वक्त आपको इस लैपटॉप पे नज़र भी आ रहा होगा अगर आप इसे फोकस करें, कि कहाँ पर कौन सा डस्टबिन पड़ा हुआ है, कितना फिल है। अब ये तो हमने कर लिया। ये अभी आपका सिस्टम डस्टबिन में इंस्टॉल्ड है? बिल्कुल डस्टबिन में इंस्टॉल्ड है। कितने डस्टबिन में इंस्टॉल्ड है? इस वक्त हमने जो है वो कोई 17 जगहों पे डिफरेंट जो हमारी अपनी पायलट हमने इसको किया हुआ है। एक डस्टबिन जो है वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के अंदर भी हमने लगाई है, और हम बिल्कुल मशकूर हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची का, एनईडी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने हमें मौका दिया, हमारी बात सुनी, ठीक है, और हमें इस आइडिया को मैच्योर करने में। मैं भी चाहूँगा कि अगर हम एक्सप्लेन इसके थ्रू आप हमें कर पाएँ कि फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर इस वक्त हम क्या देख रहे हैं और इस पर कैसे मालूम हो रहा है कि वो जो डस्टबिन वहाँ पर लगी हुई है उसमें कचरा कितना है, थोड़ा एक्सप्लेन इसके थ्रू अगर करें तो अबू हमजा। थोड़ा सा आप कैमरे की तरफ इसको आप कर दें तो देखने में आसानी होगी जी। यहाँ पे जो हम यानी देख रहे हैं हमारे पास यानी टोटल रजिस्टर गार्बेज कलेक्टर कितने, यानी जो कचरा उठाने वाले हैं उनकी रजिस्ट्रेशन टोटल हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। और कितने हमारे पास बिन इंस्टॉल हुए हैं इस वक्त? 6। और अब तक इन बिन से कितने गार्बेज प्रोड्यूस हो गया, इन लेटर आ रहे हैं यहाँ अब तक से मुराद क्या है? मतलब इस मंथ में, यानी इस मंथ में, दैट मींस 3 दिनों में नहीं, अभी ये यानी लास्ट मंथ की रिपोर्ट। ओके, ठीक है, तो उसकी है। और ये कितने बिन इस वक्त 80% से ज़्यादा फिल हुए वो हमें बता रहा है। और ये नंबर ऑफ बिन्स आ गए हमारे पास जो सबकी स्टेटस बता रहा है कि कौन सा बिन कितना भरा हुआ है इस वक्त। यानी कि जो भी आपने नाम दिया है जी, ये बिन 1, बिन 2, बिन 3, और ये कितना फिल है ये सारे। और ये इससे मालूम हो जाएगा, रेड मीन्स के वो
80% फिल है या 80% ज़्यादा फिल है और कहाँ पे इंस्टॉल है, आप उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो आपने सिस्टम लगा लिया डस्टबिन में, जो कि डस्टबिन आपने कहीं पर भी इंस्टॉल कर दी है। डस्टबिन तो फिल है, अब उसे खाली कैसे करना है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक्चुअली मसला गार्बेज नहीं है, मसला है इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड गार्बेज कलेक्टर का। मसला सिंपल वेस्ट मैनेजमेंट का है। एग्जैक्टली। अब हो क्या रहा है कि कराची के अंदर इस पर्टिकुलर वेस्ट को मैनेज करने के लिए लोग मौजूद हैं, लेकिन वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी मॉनिटरिंग है ही नहीं। ये एक और सवाल है, मुझे ये बताएं, ये सिस्टम किस तरीके से मददगार है? ये सिस्टम इस तरीके से मददगार है, इस वक्त अगर आपको किट नज़र आ रही है, नॉर्मल हमारे पास जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो किचन बिन्स वगैरह होती हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, अगर इस किट हम उसमें लगाएं, इसके अंदर हम कुछ एंटीसेप्टिक स्प्रे या एंटीबैक्टीरियल स्प्रे इसके अंदर हम जो है वो फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद अगर किसी वजह से जो है कोई बीमारी फैलने का कोई खदशा हो, हमारे पास कुछ डाटा सेट था जो हमने अपने क्लाउड के ऊपर एल्गोरिथम वो लगाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उस डस्टबिन के अंदर ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा उस गार्बेज का। कराची में कहीं भी नहीं होता, पाकिस्तान में कचरे की ट्रीटमेंट ऑन टाइम कहीं नहीं हो रही थी, वो इस डस्टबिन की मदद से हो सकती है। कॉस्टली लग तो रहा है मुझे, हल्का फुल्का सब आइडिया दे दें। आइडिया इसका ये है कि नॉर्मल डस्टबिन के अंदर हम ये लगा सकते हैं, इसका आइडिया आप लगा लें कि इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अच्छा ईशा, आप क्रिएटिव मैनेजर हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रही आपकी इस प्रोजेक्ट? मैं एज अ इंटर्न यहाँ पर आई थी, उसके बाद फिर जितनी भी हमारी पोस्ट होती हैं सोशल मीडिया की, तो उसमें क्या डालना है, हमें क्या पोस्ट करना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज, क्या हमारा ग्राफिक वगैरह होगा। आप सोशल मीडिया को देख रही हैं एंड लाइव आप हार्डवेयर को देख रही हैं? यस, मैं हार्डवेयर को देखती हूँ, मतलब जो भी सर्किटरी डिज़ाइनिंग होती है, पीसीबी डिज़ाइनिंग, वो सारा मैं हैंडल कर रही होती हूँ। और बिलाल क्या, बिलाल नहीं, शाहमीर सर बेसिकली हम लोग जो हैं, अब हम लेट्स सपोज हमने प्रोजेक्ट तो बना लिया, अब हम उसकी टारगेट ऑडियंस देख रहे होते हैं कि हम उसको टारगेट किसको करें। अभी जैसे सर बिलाल ने कहा कि हम लोग हॉस्पिटल्स लिए, हमने सिटीज़ वगैरह के लिए ये प्रोजेक्ट बेसिकली बनाया है, रेस्टोरेंट्स वगैरह। हम बिलाल की तरफ दोबारा चलते हैं। बिलाल, यू हैव टू सिस्टम्स, ज़रा डिफरेंशिएट भी कर दें, कौन सा सिस्टम किस काम के लिए है और किस तरीके से काम करता है? इस वक्त ये जो किट आपको नज़र आ रही है, ये किट गार्बेज की मॉनिटरिंग कि उस गार्बेज जो पर्टिकुलर डस्टबिन में जो रखा जो है उसका लेवल क्या है, और दूसरा इसके अंदर ह्यूमिडिटी का भी डाटा हमारे पास आ रहा होगा, टेम्परेचर का डाटा भी आ रहा होगा। ये जो किट आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर आप देखें तो इसमें एक टैंक है। टैंक क्या करता है, इसके अंदर हम कुछ जो है स्प्रेज वगैरह इसके अंदर हम रखते हैं, ताकि आपके पास किसी वजह से जो सर्जिकल वेस्ट है, एंटीसेप्टिक स्प्रेज हो, या फिर अगर कोई आपके पास खाना है अंदर, या किसी ने लेट से मेरी बिल्ली डाल दिया, फल सब्जी उसके लिए रखा है कि स्मेल ना आए, हाँ, ताकि ऑर्डर लेस हम उसे बना सके, यानी कि बैड ऑर्डर वगैरह जो आ रही है उसको भी किल करता है। ओके, और विदाउट वाईफाई तो नहीं चलता होगा ये? हाँ, जाहिर सी बात है, इसको वाईफाई की ज़रूरत होती है। दूसरी टेक्नोलॉजी जीएसएम भी है। जीएसएम थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि कुछ वो जो सेंसर जो डिवाइसेज हैं वो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन जाहिर सी बात है इसको वाईफाई की ज़रूरत होती है, और बहुत ही कम बिजली कंज्यूम करता है, यानी कि इस पूरे सिस्टम या सर्किट चलने के लिए सिर्फ 5 वोल्ट की ज़रूरत है। ओके, लास्टली ये बता दें कि क्या हुकूमती नुमाइंदों से भी राब्ते हो रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदों से भी राब्ते हो रहे हैं कि ये इंस्टॉल करें, शायद मदद हो जाए, शायद कचरे का मसला हल हो जाए? हम लोग ने तो अपनी साइड से अपना रोल प्ले कर दिया, हमने सिस्टम डेवलप कर दिया, और अब हम वेट कर रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे साथ जो है वो हम उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए रेडी हैं। एक मीटिंग हमारी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में वसीम अख्तर साहब से हुई थी, जिसमें उन्होंने हमें कहा था कि आप आकर इसको केएमसी की जो बिल्डिंग है उसको आप ऑटोमेट करें, और एक शायद यूसी लाइन्स एरिया का भी उन्होंने कहा था। तो मीटिंग में आई वाज नॉट देयर, मतलब इस पूरे पर्टिकुलर जो लीड हमें कर रहे होते हैं सैयद शरोज शमीम, वो भी लेक्चरर हैं उस्मान इंस्टीट्यूट में, वो फाउंडर भी हैं, वो सीईओ हैं इस पूरी लैंग्वेज के, तो उनकी मीटिंग इस हवाले से उनके साथ हुई। अच्छा, ये बता दें मुझे कि किसी साइंस एक्सपो में, किसी कंपटीशन में भी आप इस प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल। ये जो हमारा आइडिया है, सबसे पहले हमने इसे सिविक हैकाथॉन एक हुआ था कि नो मोर सिविक इशूज़ पे ही हम लोग काम करते हैं, कि जितने भी सिविक इशूज़ हैं उनको टैकल करना हमने। उसके अंदर अपनी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट प्राइज इसने विन किया था, फिर उसके बाद जो है ओवरऑल कैटेगरी में ही फर्स्ट प्राइज। अभी ITC एशिया जो 2019 हुई, उसके अंदर भी एडवांस रोबोटिक्स ने एक कॉम्पिटिशन किया हार्डवेयर स्टार्टअप का, उसके अंदर भी फर्स्ट प्राइज है हमारे पास। इसके अलावा डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाकर हमने किया। अभी कल ही हम लोग ने जो है IEEE के अंदर इसका पेपर भी प्रेजेंट किया। ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच बिलाल, और आपकी टीम हमारे साथ मौजूद थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक हम बात कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। शुएब, कल
मैं नहीं थी, लेकिन आपने ये कहा था कि एक बहुत अहम मौजू था जिस पर कल आपने बात की। एग्जैक्टली, बहुत अहम मौजू था अदम बर्दाश्त, घरेलू नाचाकियां, या यूं कहना चाहिए कि जो नामुनासिब उम्मीदें हैं इसकी वजह से जो घर तबाह हो रहे हैं, यानी तलाक और खुला की शरह में इजाफा। लेकिन कल हमने रावलपिंडी के स्टैट्स सामने रखे थे और हमने उसको कुछ इस तरीके से लिंक किया था कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसका रोल क्या है और उसका रोल क्या होना चाहिए, यानी माशरे में बेहतरी का किरदार किस तरीके से ड्रामा इंडस्ट्री अदा कर सकती है कि किसी हद तक इन तलाकों में खुला के केसेस में कमी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें राइज है। ज्यादातर ड्रामा में क्या हो रहा है आजकल, स्टोरी में क्या हो रहा है कि मजलूम खवातीन वो हालात से तंग आकर शौहर से अलहदगी की अक्सबंदी मनफी पैगाम दायरे पहुंचाती हैं। वो यूं समझती हैं कि जो ये ड्रामे का या फिल्म का किरदार है ये उनकी लाइफ भी ऐसे ही है और उनको भी अब यही करना चाहिए। हालांकि एक इंसान की जो लाइफ है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, चैलेंजेस एक से होने के बावजूद बहुत मुख्तलिफ हैं, आपका कंडक्ट, बहुत चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो ड्रामे में खुद को तलाश करना और उससे हल ड्रॉ करके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेना, अपनी ज़िंदगी की समत को बनाने के बजाय पटक के रख देना, बदल के रख देना, ये जो एक पहलू है ना शुएब, आपका इशारा था इस तरफ। ड्रामे के ऊपर आप लोगों ने बात की थी, बिल्कुल। अब हम जरा फिल्म के ऊपर बात कर लेते हैं। हसीना आपा हमारे साथ थी तब, मैं मिस कर गई अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है। नदीम बेग साहब हमारे साथ हैं। वेलकम टू नया दिन सर, कैसे हैं आप? बड़ा सुलगता मौजू है, बड़ा चुभता मौजू है। ये फरमाइएगा, पाकिस्तानी ड्रामे हों और वो देखे भी जा रहे हैं, वो दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि उनकी पसंदीदगी के साथ खुद को ड्रामे का किरदार समझने लगना और हालात का मुकाबला करने के बजाय हालात से कट जाना, बिल्कुल ये मामला देखने में आ रहे हैं। तो ड्रामे के, फिल्म के क्या असरात हैं आखिर कि जो हमारे मुआशरे पर मुरतब हो रहे हैं? ये कहानियां हमारे मुआशरे की हैं और कहानियां हमारे मुआशरे में बन भी रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्रामे बन रहे हैं वो ज़्यादातर ख़वातीन के मौज़ूआत पे हैं और उसके अंदर प्राइमरीली जितने ज़्यादा कंटेंट है उसमें औरत को मज़लूम दिखाया जाता है और बहुत मुश्किल में दिखाया जाता है और एम्पावर्ड नहीं दिखाया जाता। मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड तब शुरू हुआ जब पीपल्स मीटर या रेटिंग सिस्टम पाकिस्तान में आया और कहानियाँ वो वाली ज़्यादा रेटिंग देने लगी जिनमें ख़वातीन मज़लूम हैं। ये ट्रेंड बहुत अरसे से है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ग्लोबली अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। पाकिस्तान में ज़रा स्लो है और इसको चेंज होना चाहिए। अभी मेरी किसी दिन हसीना मोइन से बात हो रही थी और मैं उनसे पूछा कि आप कुछ लिख रही हैं या नहीं लिख रही, तो उन्होंने कहा कि मैं वो ड्रामे नहीं लिख सकती जो आजकल बनते हैं जिसमें मेरी जो हीरोइन होती है, मेरी जो मेन कैरेक्टर होता है लड़की का, वो इतनी मज़लूम नहीं होती, वो एम्पावर्ड होती है। सो मैंने सोचा कि जब तन्हाइयाँ और धूप किनारे जैसे ड्रामे उन्होंने लिखे होंगे, वो ड्रामे अगर वो आज लिखती हैं तो पता नहीं शायद चैनल्स वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन दोनों ड्रामों में औरत एम्पावर्ड थी, लड़की डिसीजन मेकर थी। सो ये थोड़ी सैड बात है। मेरा ख्याल है कि ये अब चेंज होगा जैसे जैसे डिजिटल के ऊपर कंटेंट आएगा और रेटिंग सिस्टम से निकल के कहानियाँ सोची जाएंगी और देखी जाएंगी। और जो बात है कि इसका असर क्या होता है, मेरा ख्याल है कि इसका बहुत असर होता है सोसाइटी पे, माशरे पे, जिसमें जब आप एग्ज़ाम्पल क्रिएट नहीं करते एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए या इवन एक मर्द के लिए कि हालात का मुकाबला कैसे करना है और वो क्या और ऑप्शंस हैं जो एक औरत के पास हो सकती हैं, जो एक, चाहे वो एक हाउसवाइफ है, चाहे वो एक वर्किंग वूमन है, तो इनका असर होता है। और मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा चेंज होना चाहिए। नदीम साहब साथ रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है प्रोविंशियल मैनेजर औरत फाउंडेशन की नबीला साहिबा ने। नबीला, वेलकम टू नया दिन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री का क्या रोल है अदम बर्दाश्त में, या यूं कहना चाहिए कि जो घर तबाह हो जाते हैं उसमें। हमारी सोसाइटी में तलाक को बुरा अमल समझा जाता है, रिलीजन में भी, सोसाइटी में भी, हर तरह से, फैमिलीज में भी, लेकिन इसके बावजूद बरअक्स हो रहा है, इसकी शरह में इजाफा हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक, रीजन क्या है?
ये जो टॉपिक आपने आज का चुना है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना। मीडिया अक्सर इस तरह के जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी के अंदर उनको लोगों के सामने पेश भी करता है ताकि बेहतरी की तरफ जाया जाए। तलाक की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो रवैये हैं वो बहुत जल्दी तब्दील हो रहे हैं। हालांकि रवैयों को तब्दील करने के लिए हमें पूरी एक जनरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन रवैये हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और वो रवैये मुस्बत की बजाय मनफी की तरफ जा रहे हैं। और उनमें बहुत सारी जहाँ पे बाकी मुल्क के अंदर जो हैं वो खामियां पैदा हो रही हैं, हम तरक्की की तरफ नहीं, हम बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह हम देखें तो हमारा फैमिली यूनिट भी कमज़ोर हो रहा है। आपकी अदालतें तलाक़ों के केसेस से, खुला के केसेस से भरी पड़ी हैं। अगर हम अपने चले जाएं, बहुत जो मुकामी सतह का हमारा यूनियन काउंसिल का सिस्टम है, वहाँ का डेटा कलेक्ट करके देख लें। मैं अगर पंजाब की बात करूँ तो 2016 से लेके 2017 तक तकरीबन 80,000 से ज़्यादा केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हुए तलाक़ के। तो ये रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए, बेहतरी की तरफ लोगों को जाना चाहिए। टीवी ड्रामास और अखबारों के ज़रिए इस चीज़ की तशहीर होनी चाहिए कि तलाक़ अगर एक हमारा कानूनी हक़ ज़रूर है, लेकिन उस कानूनी हक़ को इतना आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल ना करें कि फैमिली यूनिट आपका टूट जाए, आपके बच्चे मुतासिर हो रहे हों। अगर उस वेडलॉक से कुछ औलाद भी है तो वो औलाद बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तलाक़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आपकी सोसाइटी के अंदर ये वाला जो बिगाड़ है, अगर वो जड़ पकड़ जाता है तो आपकी पहचान बनता जाता है, सोसाइटीज़ को ख़राब करता जाता है। फैमिली यूनिट को मजबूत करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्या वो हुकूमत उसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, रियासत का क्या किरदार हो सकता है, सोसाइटी का क्या किरदार हो सकता है, सबसे पहले तो उन चीज़ों की तरफ हमें बात करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, फैमिली यूनिट को मजबूत करने के लिए किस किस सतह पर क्या क्या हो सकता है। नदीम साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। ये खुला का, तलाक का बढ़ता हुआ रुझान, हालांकि इसको इनकरेज नहीं किया जाता, फिर इसके बाद में घर में झगड़े हो रहे हैं, खुदकुशियाँ, एक शादी हो गई, शादी टूटेगी, दूसरी शादी हो गई, फिर टूटेगी, फिर तीसरी शादी हो गई, ये सब कुछ इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है। क्या इस सब को देखने की वजह से ड्रामों में ये फिगर्स इसलिए भी चेंज होते जा रहे हैं, ऐसा होता जा रहा है? मेरा ख्याल है कि तलाक़ें या ख़ुदकुशी का रुझान जो है उसका ब्लेम आप सारा ड्रामों को नहीं दे सकते। इट इज़ अ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स जिसकी वजह से लोग इन चीज़ों पर आमादा होते हैं और वो ऐसी चीज़ कर गुज़रते हैं। लेकिन ड्रामा इसके अंदर एक कंट्रीब्यूट ज़रूर कर सकता है कि अगर आप एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं कि जिन वजूहात की बिना पर लोग ख़ुदकुशी करते हैं या जिन वजूहात की बिना पे तलाक़ें ज़्यादा होती हैं, उनको हैंडल करने का और उनके लिए सलूशन तलाश करने का और तरीका क्या हो सकता है। इसमें ज़्यादा सीरियस बात ख़ुदकुशी करने वाली है, क्योंकि तलाक़ जो है वो एक बहुत पर्सनल मैटर होता है। उसके लिए मेरा ख्याल है कि अब की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा देर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो एक बैड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। वो शायद मूव ऑन करना चाहते हैं और ये शायद पूरी दुनिया में है। लेकिन जहाँ तक ख़ुदकुशी का ताल्लुक़ है, ख़ुदकुशी का ताल्लुक़ भी सोशो इकनॉमिक प्रेशर्स की वजह से है। इसको ज़रूर एड्रेस किया जा सकता है ड्रामों में और मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। सही। अच्छा नदीम साहब, कल हसीना आपा वो भी यही कह रही थी कि कोई भी टॉपिक अगर हम पिक करें तो या कोई डिस्प्यूट अगर हम पिक करें तो उसको इंटेलिजेंटली शूट होना चाहिए और उसका जो सोल्यूशन है वो एंड पे लाजमी होना चाहिए, जो मैसेज है वो लाजमी कन्वे होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं आजकल के सिचुएशंस को देखते हुए, इन मसाइल को देखते हुए, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर ड्रामे या फिल्म्स बननी चाहिए? देखें, इवेंचुअली ड्रामा, एंटरटेनमेंट, फिल्म वो एक बिज़नेस भी है जिसके अंदर एंटरटेनमेंट का पहलू भी है। उस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं, ज़्यादा तादाद में बनती हैं, वो शायद ज़्यादा ऑडियंस देखने के लिए आती है उन चीज़ों को या ज़्यादा रेटिंग्स देती हैं।
लेकिन ऐसे मौज़ूआत पे ड्रामे भी बनने चाहिए जो मुआशरे में कंट्रीब्यूट करें, जो लोगों को ऑप्शंस दें कि एक लड़की अगर उसकी शादी हो गई है और वो वहाँ पे खुश नहीं है और वहाँ पे उसके साथ जुल्म होता है तो उसको लगता है कि शायद उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। लेकिन ड्रामों के मौज़ूआत ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप वो ऑप्शंस भी दिखाएं लोगों को जो बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं, जिनको ट्राई करना चाहिए। फैसलाबाद के आर्टिस्ट हैं इमरान खान। इस साइकिल्स की मरम्मत करते हैं और इसके साथ साथ जो इनकी स्पेशलिटी है, ही इज एन आर्टिस्ट। कैसे जबरदस्त ये काम कर रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। फैसलाबाद के आर्टिस्ट इमरान खान से, जो ना सिर्फ साइकिलों की मरम्मत करते हैं बल्कि किसी का भी अक्स कैनवस पर हूबहू उतार लेते हैं। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐप छुपा रखे हैं। यहाँ पे भी वही बात है। अक्सर ऐसे होता है कि मैं सैगर रिपेयरिंग कर रहा हूँ तो अचानक ज़हन में आता है कि नहीं यहाँ पे ना कुछ कमी है इसमें, फिर वो छोड़ के पहले पेंटिंग कंप्लीट करता हूँ फिर काम करता हूँ। तो ऐसे भी होता है कि कस्टमर कहते हैं कि भाई पहले हमारा काम कीजिए फिर पेंटिंग, लेकिन वो शौक़ है, शौक़ तो फिर आपको पता है कि जारी रखना रहता है। मेरा नाम इमरान खान है, मैं 20 साल से सैगर रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ, साथ पेंटिंग का शौक़ था वो भी कर रहा हूँ। अच्छा इमरान, आपने तालीम हासिल क्यों नहीं की? मेरे वालिद साहब सैगर रिपेयरिंग का काम करते थे, माली हालात की वजह से मैं मेडल से आगे नहीं जा सका। आर्टिस्ट जो होता है ना उसमें खुदारी होती है, वो अपने मसाइल किसी से नहीं कहता। जिस तरह ये पेंटिंग है वो बनाकर मैं ना अपने अंदर का जो जज्बात है वो पेपर पे उतारता हूँ कि लोग जो समझते हैं ना आर्ट को वो समझ सकते हैं कि यार ये इसने क्यों किया ऐसा। सैगर रिपेयरिंग मेरी मजबूरी है, आर्ट मेरा शौक़ है, इसलिए आर्ट करता हूँ। घर का किचन चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। साइकिल रिपेयरिंग में 600-700 रुपया दिन में कमा लेता हूँ, वही पैसे इस पर खर्च करता हूँ। कलर लेता हूँ, फ्रेमिंग, शीट, कैनवस। साइकिल मरम्मत करने में आपके हाथ गंदे हो जाते हैं और पेंटिंग बहुत नाजुक लोगों का काम है, तो आप भी ये दोनों काम करते हैं, तालमेल कुछ बनता नहीं है। करते करते वो मैनेज हो गया, वो हाथ गंदे भी हों तो पेंटिंग करूँगा लेकिन उस पर निशान नहीं लगेंगे। मेरा नाम भी इमरान खान है और खान साहब भी इमरान खान है, इसलिए उनके स्केच मैंने काफ़ी बनाए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनका पोर्ट्रेट जो है खुद उनको पेश करूँ, लेकिन मेरे सोर्सेज नहीं है उन तक पहुँचूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप कुछ ऐसा करें कि मेरा पहुँच उन तक हो। ज़बरदस्त। तो इमरान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान खान साहब, वेलकम टू नया दिन। मुझे ये आपका आखिरी जुमला सबसे अच्छा लगा कि आपने कहा कि आपने बहुत से स्केच बनाए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, नाम भी आपका इमरान खान है, लेकिन आप मुलाकात ज़ाहिर है आपको लगता है कि मुश्किल है। तो पहले यही बात हो जाए, कितने स्केच बनाए इमरान खान के? कोई कभी कोशिश की कि वो स्केच उन तक पहुंच जाए? सर, सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि समा टीम का, जिन्होंने मुझ जैसे आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक पहुँचाने का, क्योंकि मेरा नाम भी इमरान खान है। मेरे वालिद साहब इनके बहुत बड़े फ़ैन थे, उन्होंने मेरा नाम इमरान खान रखा। मैं भी इनका फ़ैन हूँ, मैंने इनके स्केच बनाए हैं और काफ़ी बार मैंने कोशिश की है कि मैं इनसे मिलूँ, इमरान खान साहब से लाइव जाके इनके पोर्ट्रेट बनाए, इनको मैं गिफ्ट करूँ, लेकिन मेरी रसाई इन तक नहीं थी कि मैं जो है ना इन तक पहुँच सकूँ। तो यही बात है कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ समा टीम, पूरी टीम का, कि इन्होंने ना मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है और मेरी बात जो है ना प्राइम मिनिस्टर तक इंशाल्लाह आपकी ये बात पहुंचेगी इमरान खान साहब तक। आप मुझे ये बताएं कि आप साइकिल्स की मरम्मत करते हैं, ज़्यादा वक्त आपका वहाँ लग जाता है, फिर टाइम कैसे मैनेज होता है कि आप स्केच बनाते हैं, आप पेंटिंग करते हैं? सर, जैसा कि इस वक्त आपको पता है कि हालात हैं, साइकिल रिपेयरिंग का काम जो है ना वैसे ही कम होता जा रहा है। हर आदमी के पास गाड़ी है, बाइक है, तो उसमें से कुछ टाइम जो दिन में मुझे मिलता है मैं साइकिल रिपेयरिंग करता हूँ, जो शॉर्ट टाइम में होता है उसमें फिर मैं स्केच बनाता रहता हूँ, अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ ताकि मुझे जो ना फारिग ना बैठना पड़े। आर्ट का मुझे बचपन से ही शौक़ था, लेकिन मिडल से तलीम छोड़ दी, कोई ऐसा नहीं था मेरे पास, सोर्स नहीं थे कि मैं उसको जारी रख सकूँ। तो इसलिए मैं जो है ना मेरे टीचर हैं सलीम अंसारी साहब, सारा क्रेडिट उनको जाता है, सारा क्रेडिट सलीम अंसारी साहब को जाता है कि उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ
इतना अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, स्केच कर रहा हूँ, ये सब उनकी मेहनत है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम में कि उन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचाया, मेरी हौसला अफजाई की, और बगैर फीस के उन्होंने, बगैर किसी चार्जेस के मुझे उन्होंने जो है ना ये टैलेंट दिया है, अपना हुनर दिया है। इमरान, अपनी पहचान बनाने के लिए खुद को पहचानना पहले बहुत ज़रूरी होता है। आप में टैलेंट था, आप में आर्ट की लगन थी, या आपने पहले समझा और फिर उसके बाद में काम शुरू किया? अब ज़रा जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए एक पैगाम दीजिएगा। आपके पास रिसोर्सेज कम हो, आपके पास वक्त होना चाहिए और उस वक्त का इस्तेमाल आपको अपने शौक के लिए करना आना चाहिए। ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने ये करके दिखाया है। जी किरण, मेरा ख्याल है कि जो लोग इस तरह कहते हैं कि हम मैनेज नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, कोई भी काम जो है ना वो मेरे ख्याल में नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ मुश्किल होता है। और अगर इंसान हिम्मत करे, कोशिश करे, और मैं समझता हूँ अगर इंसान की नीयत जो है ना वो ठीक हो, उसका एक पॉइंट हो कि मैंने ये काम करना है, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, हर काम हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आपको टाइम लगता है, कम टाइम नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप उसको कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे इमरान। और इमरान खान ने जो बात की है, इमरान खान साहब तक कब पहुंचती है वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ ना म्यूजिक की, कुछ सिंगिंग की बात कर लेते हैं। हो सकता है मेरा मोराल थोड़ा हाई हो सकता है मेरे दिल को अच्छा लगे। अच्छा ठीक है जी। नौजवान गुलकार, वैसे इसकी वीडियो मेरे पास एक है, बड़ा छाया हुआ है सोशल मीडिया पर, लाहौर से इनका ताल्लुक है। कमाल हैदर, कमाल की आवाज, मुझे ये आवाज सुननी है। सुनवाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। कमाल ने क्या कमाल किया, किस तरह से अब वो लोगों के दिलों में घर करते जा रहे हैं। ही इज अ स्पॉट बॉय इन इवेंट्स, लेकिन अब लगता है कि उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा, एज अ सिंगर वो आगे जाएंगे। कैसे, जरा आपको हम दिखाते हैं उनकी वो वीडियो जो वायरल हुई। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, कमाल। कैसे आप? वेलकम टू न्यादन। क्या हाल है? सुन रहे हैं मेरी बात? मैं ठीक ठाक, थैंक यू, वेलकम मैम। उम्र के चोर नहीं, आप डकैत हैं। आपको पता है हमारी टीम शर्तें लगा रही थी, बाज लोगों का कहते थे ये बच्चा 13 साल का है, फिर उसके बाद कंफर्म हुआ नहीं, ये 13 साल का बेबी नहीं है। ऐसे ही है मैं तो मुझे अक्सर दोस्तों में भी ऐसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों में इंट्रोड्यूस होता है ना, तो वो भी यही कहते हैं कि यार ये बच्चा ले आया तू साथ। तो वो जिसके साथ में गया होता है ना, वो कहता है बच्चा नहीं है, वो बच्चा नहीं है। अच्छा, अब बताएं मुझे ये कि आपकी वैसे आपकी रूटीन क्या है, और ये चलते फिरते रियाज चलता रहता है, गाना आप गाते रहते हैं? जी मैम, रूटीन ये मेरी कि मैंने सुबह जब ऑफिस जाना होता है काम पे, तो बाइक को साफ करते हुए मैं गा रहा हूँ, फिर बाइक के ऊपर बैठा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ गा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ ऑफिस से तब भी गा रहा हूँ, मतलब ऐसे ही है। तो कमाल, ये जो वीडियो वायरल हुई इससे मुतालिक मुझे बताएं, ये वीडियो कैसे वायरल हुई? मालूम था वायरल हो जाएगी? जी ये भी एक अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक जगह पे इवेंट कर रहा था, तो मतलब उन्होंने मुझे कहा कि यार आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, हमने सुना है, तो आप ऐसा करें कि हमारे इवेंट पे परफॉर्म कर दें। तो मैंने कहा चलें, कोई मसला नहीं, वैसे तो मैं नहीं करता, लेकिन आप लोग कह रहे हो तो मैं कर देता हूँ। तो वो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया इवेंट पे। तो जब मैं बाहर आया कॉरिडोर में, तो कुछ गर्ल्स थी, कुछ बॉयज़ थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते यार ऐसे नहीं, हमें स्नैपचैट बनानी है, हमने ये करना है, आप थोड़ा सा कुछ भी गा के सुना दें। तो मैंने उनको सुनाया फिर गाना बेवजह, तो वो बड़े खुश हुए, बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे। ये खुशी वो पता हमें भी मिले। मतलब मैं नहीं जानता था कोमल शायद। अच्छा। यस, एक बॉय एक गर्ल आपको मैं नहीं यहाँ पर जानता भी था कह रहे हैं कोमल शायद। सुना दें गाना। हाँ जी, तो कौन सा गाना शायद सुनाएंगे? मुझे नहीं पता था कोमल शायद कौन है। अच्छा चलिए, यार स्टोरी पर हम आएंगे आगे भी ना। कोमल गाना, कोमल जिन्होंने आपकी जरा वीडियो बनाई, लेकिन इस वक्त आप गाना सुनाए हमें, क्योंकि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। और पहले गाना बेवजह हो या कोई और हो, योर फेवरेट वन। सब चलेगा। बेवजह नहीं, एक कुछ और सुना। ओके प्लीज। ये गाना मतलब काफी दफा मैंने खुद गा चुका। ओके। ए राहे हक के शहीदों। ओके जी सुनाऊं? जी प्लीज प्लीज। रेडी आप? मुझे बर्दाश्त करने के लिए रेडी आप? अरे ये तो हमारा ये बहुत मुश्किल है कि मैं आपकी आवाज सुनता हूँ, फिर मैं एक नजर यूं घुमा के टीवी पे देखता हूँ कि ये आवाज जो आ रही है वाकई इसकी है। प्लीज। ऐ राहे हक के शहीदों,
बाकी तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। थैंक यू सो मच। कमाल। आपको पता है ये एक मुश्किल तरीन नगमा क्यों है? क्योंकि आप इसे बिना फीलिंग के, बिना समझे अदा कर ही नहीं सकते। ये एक लफ्ज बिल्कुल ऐसे ही सामने आ जाता है। ऐसे ही मैम, मेरे खुद भी ये देखिए अभी भी लू कंडे मतलब जो कहते हैं ना खड़े हुए में। और मेरे अब्बा जो हैं वो स्पेशली मुझे गाने नहीं देते, क्योंकि हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है ना वो है मतलब सूफियाना कलाम, नाते। ऐसे तो अब्बा का था कि मैं कुछ अच्छा नात खान बनूं या कुछ भी इस तरह का, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना उनको समझा सकता। आप नियाज़ के प्लेटफॉर्म से एक्सप्लेन करें एक कमाल कि आप क्या करना चाहते हैं अब, योर विश। सर जो मेरी मतलब खुद की फीलिंग ये है कि जो मैं एक अच्छा म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता हूँ। ओके। और फेवरेट म्यूजिक कंपोजर कौन है? बैकग्राउंड सपोर्टेड ना। सॉरी, फेवरेट म्यूजिक कंपोजर कौन है? मेरा फेवरेट कंपोजर जो है वो पाकिस्तान में जो वो जी जुल्फी साहब भी कह लें, साहिर अली बग्गा भी कह लें। मुझे पता था। अगर वैसे तो यही है, मतलब कोई है भी तो वो अपनी जगह पे है, वो हमारे पाकिस्तान के लिए तो कुछ ना कर सकते। अच्छा चले, ये तो आपने हमें बता दिया। अगर मैं अच्छा म्यूजिक कंपोजर बनता हूँ तो मैं इंशाल्लाह अपने जी मैम। मैं ये कह रही थी आप ना एक बिल्कुल लास्ट कमेंट भी दे दीजिए और एक गाना भी अगर हो जाए उसके साथ साथ, वक्त थोड़ा सा कम है। जी बिल्कुल। सजाद अली प्लीज। अच्छा आप मुझे बताएं कि पंजाबी लाइक करेंगे? बिल्कुल करेंगे, would love to hear that। और ये जो नाम आपने ले लिया ना, इसमें तो खत्म है सज्जाद। पंजाबी गाना हो जाए जी, पंजाबी से हो जाए। ओके डन। थैंक यू सो मच आप सबका हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि मैं इस टाइम इतना नर्वस हूँ कि मेरी नीचे से टांगे जो बिल्कुल मालूम नहीं हुआ। शुरू करूं मैं? जी प्लीज। कटना नहीं, लगना नहीं,
यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा कटना नहीं लगना नहीं यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा सुन के सदा बूहे उत्ते आवां चल कोई नहीं कटना नहीं लगना नहीं यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा किन्नी देर लानी तू किन्नी देर लावेंगा किन्नी देर लानी तू किन्नी देर लावेंगा सामुक जाने जदों उस वेले आवेंगा सामुक जाने जदों उस वेले आवेंगा सुन के सदा बूहे उत्ते आवां चल कोई नहीं कटना नहीं लंघना नहीं यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा मैथ्स वाली बात दोबारा बताएंगे? ओह यस, मैथ्स वाली बात आपको जरूर बताएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे बड़े प्यारे प्यारे हमारे पास बैठे हुए हैं और वो किस तरीके से सीख रहे हैं। स्टेम एजुकेशन एक इदारा जो कि स्टेम एजुकेशन पर काम कर रहा है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और एम से क्या था, मैथमेटिक्स। यस, मैं ठीक हूँ, मुझे याद है। तो समन है टीचर हमारे साथ हैं, शांति, सोहा, आयशा, वो छोटू, सबसे शरारती बिलाल, एहसन भोली सूरत में बिल्कुल नहीं जाए, बहुत शरारती है और राहिम। हेलो। चलिए अब बताइए आप के सबसे पहले कि ये क्या है सारा ना, आप समझाएं हमें जरा। ठीक है, प्लीज। स्टेम एजुकेशन अब्रॉड तो बहुत ज़्यादा अरसे से चल रहा है, बट इन पाकिस्तान इट्स लाइक फॉर 6 और 7 ईयर्स से इन है। बेसिकली इस पे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ये ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। एक ट्रेडिशनल जो हमारा वे था पढ़ने का, बोर्ड एंड चॉक से हम पढ़ते आ रहे थे, उसको थोड़ा चेंज किया है, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया है। अभी अगर हम किसी पुराने ज़माने के लोग से पूछें मैथ्स, तो सब घबरा जाते हैं कि मैथ्स तो पसंद नहीं था और ये। लेकिन अगर आप अभी इन बच्चों को देखेंगे तो दे आर लाइकिंग मैथ्स बिकॉज दे आर डूइंग इन विद इन नो टाइम। आप इनसे क्वेश्चन करेंगे एंड दे आर गिविंग साथ अगर हो जाए तो कितना क्वेश्चन भी आप ही करेंगे ना, मैं और श्वेब देखेंगे। है ऐसे ऐसे करेंगे ना, हमसे तो सवाल हमने भी नहीं है। इनके हाथ में क्या है भाई? हम कोई सवाल भी नहीं करेंगे। अच्छा, बेसिकली इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। ये मेंटल मैथ्स कहलाता है। हम फिंगर से स्टार्ट करते हैं, एबेकस पे करते हैं और इमेजिनरी करते हैं। तो अभी हम आपको डेमोंस्ट्रेशन दोनों चीजों का दिखाएंगे विद एबेकस भी। ये एबेकस है, ये एंशिएंट कैलकुलेटर है इसको कह सकते हैं, और ये बच्चे हमारे ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। ये विदाउट, अब जो स्टेज पर आ गए हैं कि ये विदाउट यूजिंग एबेकस भी आपको करके दिखाएंगे क्वेश्चंस। तो शुड वी स्टार्ट? ओके, सो फर्स्ट वी विल डू ऑन एबेकस, फिर हम आपको इमेजिनरी भी करके दिखा देंगे। ओके, 0 2 + 1 + 1 + 5 -9 + 2 + 1। वेरी गुड, अमेजिंग। अच्छा, अगर इसको ऐसे करें ताकि स्क्रीन पे नजर भी आए ना, साथ साथ हो सकता है ऐसे उठा ले। बेसिकली इट्स नॉट द मैग्नेटिक वन, तो ये इसको होल्ड करना पड़ता है। ओके, होल्ड करना पड़ता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। 22 + 22 + 55 -99 + 33 + 11 + 55 -99 + 22 + 55। माय गुडनेस, आप यकीन जानिए अगर हम कैलकुलेटर से भी कर रहे होते तो शायद हम ना कर पाते। हमारे बच्चे जीत जाते हैं। यस, आप हारने के लिए तैयार है? ओके, हम एक गेम खेलते हैं। आप लोग इस तरह से और शुएब अपने मोबाइल के थ्रू, ठीक है? कैलकुलेटर एक इधर है और आपका सिद्धर इधर है। चलें जी, ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं जी। और मैं बिलाल की टीम हूँ। ओके, सीनियर्स वन विल डू ऑन इमेजिनरी। ये लोग विदाउट एबेकस करेंगे, छोटे वाले एबेकस पे करेंगे, ठीक है? यू कैन कीप योर एबेकस देयर। ओके, छोटे-छोटे से यूं हाथ से ऐसे कर रहे दोनों। ओके, शुड वी स्टार्ट? यस। 0 वैल्यूज
2 plus 5 plus 1 minus 8 plus 1 plus 1 plus 1. 3. Good. थोड़ा सा लेट हूँ मैं. हाँ. Okay, next. 1 plus 1 plus 5 minus 7 plus 2 plus 1 plus 1 minus 4 plus 5 plus 1 minus 6 plus 2 plus 1 plus 1. नहीं मैं नहीं कर सकता ये. Very good. No, I can't do this. ये बहुत तेज था. इस बार तो मैं क्लैप भी नहीं कर सकती. Okay, one more question. कैलकुलेटर हार चुका है. एनु रख दो. 55 plus 11 minus 66 plus 22 plus 11 plus 11 plus 55. 49. Okay. Okay. चले बिलाल से. Very nice बच्चों. Very nice. Wow. अच्छा, बहुत अच्छा लगा जी. स्टेजेस होती हैं, लाइक जो हमारे छोटे वाले बच्चे हैं दे आर डूइंग लाइक स्लोली. इनको अभी हम स्टार्ट पे लेकर आए. लोग प्री जूनियर्स हैं. इसके डिफरेंट स्टेजेस पे हम काम करते हैं. 4 years से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इवन वी हैव डन इट फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एज वेल. और वहाँ पर भी हमने वी बीट द कैलकुलेटर देयर एज वेल. तो इस तरह से ब्रेन डेवलपमेंट बेसिकली हो रही है. नॉट ओनली फॉर द कैलकुलेशंस. आपको ऐसा लग रहा होगा कि फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट बेसिकली ये इसको हेल्प आउट करेगी. इनके लिए इनकी मेमोरी रिटेंशन हो रही है. जैसे मैंने 9, 10, 11 नंबर्स बोले थे, तो दे आर स्टार्टिंग रिटेनिंग द नंबर्स. तो इनकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ रही है, जो कि सिर्फ मैथ्स में नहीं और सब्जेक्ट्स में भी इनको हेल्प आउट कर रहा है. अच्छा, ये और सब्जेक्ट्स में कैसे हेल्प आउट करेगी? इनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं. दे आर बीइंग फोकस्ड. आपने देखा होगा जब हम क्वेश्चन करते हैं तो दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर इमेजिनर. वहाँ पर फोकस स्किल्स इनकी इंक्रीज हो रही हैं. फिर डेफिनेटली रिटेंशन बढ़ रही है मेमोरी की, तो और सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट कर रही है इनको. फिर लॉजिकल थिंकिंग इनकी बढ़ रही है. और ये सब चीजें मिलके जो है वो एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है. आपको क्या लगता है, फॉर एग्जांपल क्लास 1 से ही स्टेम एजुकेशन होनी चाहिए? हमने तो इसको स्टार्ट करवाया है केजी से. 4 years से. 4 years के बच्चे हमारे पास आए हैं. वी हैव स्टार्टेड दिस ग्रेजुअली. थोड़ा स्लो था, बट वी हैव स्टार्टेड. गुड एज इज क्लास 1 डेफिनेटली कि 5 years और 6 years द गुड एज टू स्टार्ट इट. और बच्चे कर रहे हैं इसको. सिर्फ इसमें एक रिक्वायरमेंट में ये जरूर होगा उनके. नाइस. तो मुझे ये भी बताएं, यानी अगर आपके इदारे में बच्चा आया है, केजी में आया है, उसे और कहीं जाने की, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, या ये जस्ट एक एडिशनल चीज है, एक सपोर्टिव चीज है? ये एक सपोर्टिव चीज भी है. और वी आर वर्किंग फॉर मैथ्स. हम पाकिस्तान अलायंस ऑफ मैथ्स एंड साइंस के साथ भी काम कर रहे हैं. वी वांट टू रिप्लेस इट विद द ट्रेडिशनल मैथ्स. जो एक रिटन एंड राइटिंग था वो कैरी फॉरवर्ड का तरीका है. मुझे लगा कि सिर्फ ट्रेडिशनल मैथ्स को रिप्लेस नहीं, आप ट्रेडिशनल जो स्टडी है उसको ही रिप्लेस कर रहे हैं. और ये पढ़ने के लिए आप लोगों ही के पास आना पड़ेगा. जो पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं और उनका इंटरेस्ट इस तरफ है, तो वो अपने बच्चे को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं इसके लिए? अच्छा, वी आर गिविंग वर्कशॉप टू द पेरेंट्स एज वेल. लेकिन डेफिनेटली बेसिक सीखने के लिए यू नीड टू कम टू अस. और जो दूसरे सिटीज़ में हैं वहाँ वी आर गिविंग द ऑनलाइन थिंग्स. बाहर से भी हमारे बच्चे आ रहे हैं जो ऑनलाइन हमसे ये चीज़ें सीख रहे हैं. बिकॉज इट्स अ बेसिक थिंग. इसको ट्रिक्स हैं, इसको सीखना होगा. एबेकस को रीड आउट कैसे करना है, इसको सीखना होगा. बिकॉज आपने साइन लैंग्वेज तो देखी होगी. तो वी आर हैविंग द डिफरेंट वैल्यूज एज वेल. इफ वी आस्क देम शो 5, एवरीवन शो 5. This is our 5. Normally हम करते हैं, but this is our 5. Show 7. Show 9. Okay, 25. So till 99 you can count on your fingers without repeating any number. और ये क्या है? ये क्या है? Too good. ये तो too good था यार. हमने आपको too good दिया है. 55. जबरदस्त. तो ये जो too good है ये 55 है. Yes. This is 55. 5 and 5. वैसे तो 5 यूं था, लेकिन जरा ऊंचा कर दिया. 55 हो गया. आपको इदारा है जिससे आपने बताया कि कराची में तो बाकी ऑनलाइन आप सर्विस प्रोवाइड भी करें. कैंपसेस हैं या क्या है? मेन कैंपस वी आर हीडिंग इन द गुलशन इकबाल. वहाँ पर सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम वहाँ पर कर रहे हैं. और वी आर सेशंस हैं. वी आर यस वीकेंड्स. वी आर वर्किंग ऑन 7 days. लाइक हम लोग सैटरडे संडे को बच्चों को, ये बच्चे हमारे पास वीकेंड्स पे आते हैं. यानी 5 days नहीं आते, ओनली सैटरडे एंड संडे आते हैं. तो ये एक मिनट रुक जाइए. 2 दिन सिर्फ आ रहे हैं वीक में, तो कितने वीकेंड्स के बाद ये इशारे बिल्कुल बेहतरीन हो जाते हैं? आफ्टर 2 classes दे कैन डू दिस लाइक दिस. ये कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 2 classes. और अदर क्लास होती है वैसे 2 hours. अदर देन दैट हमारी टीम डिफरेंट स्कूल्स में जा रही है एंड वी आर कंडक्टिंग. स्कूल्स ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने अपने मैथ्स के करिकुलम के साथ दे हैव मर्ज्ड दिस सब्जेक्ट. तो वी आर कंडक्टिंग क्लासेस देयर एज वेल. तो उनके बच्चे भी इसको सीख रहे हैं, बट वहाँ पर हमें टाइम लेस मिलता है बिकॉज दे आर हैविंग द यू नो दैट पर्टिकुलर लेसन ऑफ 40 minutes लाइक दिस. तो आपने मुझे बताया कि 2 क्लासेस लिए तो साइन लैंग्वेज तो आ गई. लैंग्वेज तो आपको फर्स्ट क्लास में आ गई. लेकिन कितनी क्लासेस के बाद इतने शार्प हो जाएंगे? फर्स्ट लेवल करने के बाद दे आर डूइंग फर्स्ट लेवल कितने क्लासेस के बाद? 16 classes. 16 classes. और दैट मींस 8 weeks. Yes. Great.
एंड रोबोटिक्स, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ पैरेलल हम लेके चल रहे हैं रोबोटिक्स को, और रोबोटिक्स में बेसिकली वो भी एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लॉजिकल थिंकिंग इनकी इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों की। उस पर दे आर वर्किंग ऑन द किट्स, लेगो की किट्स होती हैं, दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट देयर पर्टिकुलर रोबोट एंड दे आर गोइंग टू प्रोग्राम इट। 4 साल का बच्चा भी प्रोग्राम कर लेता है। हाउ दिस इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग, तो वो भी प्रोग्राम कर लेता है बच्चा, तो उसको भी हम लेके चलते हैं। इससे मुझे ये बताएंगे, इतनी अच्छी मैथ्स सीखने से क्या बाल भी अच्छे होते हैं? हाँ, इन दोनों बच्चों के बाल कितने प्यारे हैं। इनकी अम्मी से पूछना पड़ेगा। इनको ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ता ना दिमाग पे, तो इसलिए इनके बाल अच्छे हो रहे हैं। माशाल्लाह। और बिलाल का इंटरेस्ट किस तरफ है, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये सबसे छोटू है। ये छोटू है सबसे, तो सब जिनके ना इन्ने वाले छोटू है ना, वो जरा गौर से सुने। अच्छा, बिलाल को भी आए हुए वापस टाइम हो गया, ये और छोटे आए थे, और छोटे आए थे, इससे भी छोटे थे। अब ये आ गए, थोड़े बड़े हो गए और अच्छा करते हैं। बिलाल बिलाल करके दिखाएंगे, क्वेश्चन करेंगे कुछ। बिलाल थोड़ा सा स्लो करते हैं क्योंकि बड़े बच्चे हैं, तो इनसे थोड़ा स्लो करते हैं। चलेगा। बिलाल एंड आयशा विल डू द सेम थिंग, क्योंकि ये लोग सेम एज ग्रुप है हमारे पास। ओके आयशा, रेडी? ऑन एबेकस क्वेश्चन इज 5 + 1 + 1 - 7 + 2 + 1 + 1 4। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये लगा था कि बिलाल और आयशा ना, इन दोनों का बिल्कुल मूड नहीं आज हम लोगों से बातें करने का, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह, सारे और टीचर्स हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, और ये बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स का इंटरेस्ट बहुत है, एंड वी इंकरेज पेरेंट्स के वो वीकेंड्स पर लोग को लेकर आते हैं, दे आर टेकिंग दीज क्लासेस। आज भी हमारे रिक्वेस्ट पे दे आर कमिंग, दे केम हियर बिकॉज स्कूल था, बट दे केम हियर बिकॉज वी वांट टू शो वर्ल्ड, अब पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, नॉट ओनली इन अदर वर्ल्ड। और जब भी क्लास खत्म हो रही होती है तो पेरेंट्स लाजमी आप लोगों से सिर्फ बच्चों को लेकर के नहीं भागते वापस चले जाते हैं, मिलकर जाते हैं, बात करके जाते हैं, फीडबैक के बगैर जाते हैं। हम विजिट करेंगे जी आपका इंस्टीट्यूशन दोबारा, सब रिपोर्ट्स पे डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, लास्टली, सबसे छोटा बच्चा कितने साल का आपके पास आ सकता है? 4 years। 4 ईयर से पहले नहीं आ सकता। असल में 4 ईयर से पहले बच्चे को ना सेंस इतना नहीं होता, काउंटिंग का सेंस नहीं होता। इसका सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, दैट यू चिल्ड्रन मस्ट नो काउंटिंग। चाहिए नंबर्स, उनको नंबर्स आते होंगे, उसके अलावा प्लस माइनस नहीं आता होगा, वो आप सिखा देंगे। जबरदस्ती तो आप ये गुफ्तगू तो रही, लेकिन हम विजिट करेंगे इनका इधर। बहुत शुक्रिया समन आपका, अमेजिंग बच्चों से प्यारे बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिनके प्यारे। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कजन मैरिज से मुताल्लिक। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा और हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी कतर, इनके दरमियान एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए, और इसके तहत कज़न मैरिज और उसके नतीजे में पैदा होने वाले मुख्तलिफ जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों से मुताल्लिक इदारे अब तहकीक करेंगे। और ये मुआहिदा क्या है, रिसर्च पर काम कब से स्टार्ट होगा, कब से शुरू होगा, अब ये सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे समा के नुमाइंदे जावेद सिकंदर हमारे साथ है। जावेद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काड़ा यूनिवर्सिटी में। काड़ा यूनिवर्सिटी और हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी कतर के दरमियान एक मुआहदा दस्तखत हुआ है, जिस पे ये तहकीक करेंगे कि कतर मैरिज से होने वाले मसाइल और उनसे नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियाँ जो है कैसे लाहक होती हैं। कतर मैरिज के हवाले से कई डॉक्टर्स जो हैं पहले भी तहकीकात कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि कतर मैरिज से मसाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो कतर मैरिज का है। उससे इस हवाले से ये यूनिवर्सिटी और हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी आपस में तहकीकात करके उन दोनों के इश्तराक से ये लोगों में शऊर जो है वो पैदा करेंगे कि आपकी आने वाली जो नस्लें हैं उनको किस तरह से बीमारियों में वो लाहक हो सकते हैं, उन्हें कैसे जो है वो बचाया जा सकता है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, इनकी जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपस में मिलकर इस चीज़ को तहकीक करके उसके बाद लोगों तक ये बात पहुँचाएँगे। जी शुक्रिया, आप हमें सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। अब पाकिस्तान में कज़न मैरिज का रुझान ये तो पाया जाता है और इसके ऊपर खासा काम भी किया जा रहा है कि जिस्मानी बीमारियां होती हैं जो उस सबको लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इस बात से आगाह नहीं कि ये सिर्फ जिस्मानी नहीं नफ्सियाती बीमारियों का बायस भी बनता है। तो इसी सब के ऊपर बात करेंगे। वाइस चांसलर सरगोधा यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, वेलकम टू नया दिन। ये बताइएगा, एक तरफ तो पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस होती हैं, ये बहुत आम सी बात है, दूसरी तरफ नफ्सियाती बीमारियां भी होती हैं, जिस्मानी नहीं, ये इसका भी बायस बनता है। अब इसी पर आप लोग रिसर्च करेंगे, इसी के ऊपर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं सारी की सारी। देखें जी, कज़न मैरिजेस जो है ये हमारी एक रवायत है, लेकिन जदीद साइंसी तहकीक ने यह साबित किया है कि ये बहुत से मसाइल को जन्म लेती हैं। मुआशरती मसाइल अपनी जगह हैं,
लेकिन इन शादियों के नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बहुत से मसाइल हैं। वो ज़हनी भी हो सकते हैं कि बच्चा ज़हनी तौर पे इतना अलर्ट नहीं होता, इतना इंटेलिजेंट नहीं होता जितना कि कज़न मैरिज के बियॉन्ड जो मैरिजेस होती हैं उनमें होता है। इसी तरह आप देखें कि कज़न मैरिजेस में जिस्मानी तौर पे ज़हनी क़ुव्वत के अलावा जिस्मानी तौर पे बच्चे जो हैं वो जेनेटिकली कमज़ोर होते हैं। असल में रीज़न ये होती है कि क्योंकि माँ और बाप दोनों का एक जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो फैमिली में बीमारियां हैं वो रेडिली ट्रांसमिट हो जाती हैं। जैसे मैं इसकी इजी एग्जांपल दूं, देखें ना, हर फैमिली में कोई ना कोई फैमिलियल एलिमेंट होती है। किसी फैमिली में शुगर ज़्यादा होती है, किसी फैमिली में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, किसी फैमिली में से कोई ज़हनी मसाइल का प्रॉब्लम होता है, किसी में कैंसर होता है। तो होता ये है कि जब आप कज़न मैरिजेस करते हैं तो वो जो फैमिली की बीमारियां हैं वो आइंदा जनरेशन में जल्दी अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे देखें ना, अगर एक फैमिली में ब्लड प्रेशर का इशू है और कहीं जाके 50 या 60 इयर्स पे लोगों को ब्लड प्रेशर अपीयर होता है, तो जब कज़न मैरिज होगी तो कज़न मैरिज के नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे उनको वो बीमारी जल्दी अपीयर हो जाएगी। जैसे अगर माँ बाप को अपीयर हुई थी ये 50 साल में, तो ये बच्चों के ये 40 साल में अपीयर होना शुरू हो जाएगी। और अगर वो फर्दर कज़न मैरिजेस करते हैं तो वो मे बी 30 साल में वो बीमारी अपीयर होना शुरू हो जाए। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। इस पे मुआशरे में जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है वो बढ़ता है। आप सब अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर किसी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ जिसे शुगर कहते हैं, या दूसरी बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, किडनी के इश्यूज़ हैं, अगर ये ज़्यादा होंगे तो वो ज़ाहिर है फैमिली की जो वेलफेयर है, फैमिली की जो मुआशी सिचुएशन है, फैमिली के जो कंट्रीब्यूशन की पावर है वो कम हो जाती है। देखिए, जो बीमारियां रिसेसिव जीन में ज़ाहिर है वो कज़न मैरिज के बाद कहा ही जाता है कि वो डोमिनेंट हो जाती हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो तिब्बी माहिरीन हैं वो कज़न मैरिजेस से मुतालिक ये ज़रूर कहते हैं कि पहले कुछ टेस्ट करा लें। ये कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं, अगर ये भी आप नाज़रीन को बता सकें? देख, ये तो थोड़ा सा गैर हकीकी हो जाएगा पाकिस्तानी मुआशरे के एतबार से कि जो है शादी से पहले मेडिकल टेस्ट करवाए जाएँ। हमारा कल्चर इसे ज़रा रेजिस्ट करेगा, लेकिन ये बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर फैमिली में जो बीमारियां हैं, अगर कज़न मैरिजेस होंगी तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो वो देखें ना, माँ और बाप दोनों की तरफ से जब बच्चे में एक बीमारी आएगी तो जाहिर है उस बीमारी की शिद्दत बढ़ जाएगी। दो एस्पेक्ट हैं। एक तो जैसे देखें ना, ब्लड प्रेशर से लोग बहुत लंबा अरसा ज़िंदा भी रहते हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर एक ख़ास हद में रहे, अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाए तो ये बहुत नुकसानदेह होता है। अब होता ये है कज़न मैरिजेस में कि न सिर्फ उस बीमारी का दौरानिया जल्दी अपीयर हो जाता है बल्कि उसकी शिद्दत भी बढ़ जाती है। इसीलिए फिर डॉक्टर कहते हैं कि जो कज़न मैरिजेस जिनकी प्लान्ड है उनको मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इस सिलसिले में हमारे साथ थे और हमसे बात भी कर रहे थे। अब चूँकि इस सिलसिले में नई रिसर्च होने जा रही है, नए मुआहदे हुए हैं, तो हमने आज सोचा कि लाजमी आज इसके ऊपर बात करें। कोई बड़ी इमारत हो या घर हो, कोई इवेंट हो, उस पर लाइटिंग अगर आपने करने तो एक पेचीदा काम है भाई। लाइट्स का एहतमाम तो होना चाहिए है, लेकिन ये जो है ना वो कुछ बस हर दीवार पर एक बल्ब हो, 2 बल्ब हो, 3 बल्ब हो, इससे बात नहीं बनती। हाँ, ऐसी लाइट्सों की तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, ये अक्सर लोग डिमांड भी करते हैं। एनीवे जी, लाहौर की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर सर्टिफाइड लाइटिंग डिजाइनर इन्हें कहा जा रहा है। अच्छा, तो अब हम उनसे तो मिलेंगे ही, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं इसी बारे में एक रिपोर्ट।
किस मौके पर तरह की लाइटिंग करनी है, लाइटिंग के मुख्तलिफ थीम्स कैसे बनाने हैं, ये मोमिना सलीम और अना तनवीर खूब जानती हैं, क्योंकि इनके पास इस फन की बाकायदा तालीम है जो उन्होंने इटली से हासिल की। हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी 90 मीटर्स हाई। वो चाहते थे कि हमें आर्टिफिशियल लाइट कम यूज़ करना पड़े और सनलाइट ज़्यादा यूज़ करनी पड़े। हमारा ये चैलेंज था कि हमें सनलाइट को 90 मीटर्स हाइट से नीचे लेकर आना था और इन द एंड हमने ये चैलेंज पूरा किया। अना तनवीर और मोमिना सलीम पाकिस्तान में इंटरनेशनल वुमेन इन लाइटिंग एसोसिएशन की सफीर भी हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों को लाइटिंग डिजाइनिंग के कोर्सेज भी मुतारिफ कराने चाहिए। किसी भी स्पेस में, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर है, वो लाइटिंग लेवल्स डिफाइन करते हैं, वो उसको डिज़ाइन करते हैं, लाइट को डिज़ाइन करते हैं, एक बैलेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं लाइट के थ्रू, प्लस वो एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। लाइटिंग डिजाइनर्स समझती हैं ये फन तवानाई के ज़िया को रोकने में भी कारआमद साबित होगा, जिसकी पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। वाओ, तो अगर आप लोग इस रिपोर्ट को देखकर आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो आज हम कोशिश करते हैं कि इनके बारे में भी जान सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों के इल्म में ये नहीं था कि इस बार इसकी कोई ना लाइटिंग एसोसिएशन भी है, तो हम ना अपनी मेहमानों को वेलकम तो करते हैं और साथ में उनसे ये भी पूछ लेते हैं। अना, मोमिना, थैंक यू, आप लोग वक्त दे रही हैं नया दिन को, कैसी हैं आप? और सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो एसोसिएशन है ये इसका क़याम या इसका काम ये कहाँ से, क्या करते हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमिना सलीम। मैं एक्चुअली एक लाइटिंग डिज़ाइनर हूँ और अब वुमेन इन लाइटिंग इंटरनेशनल फोरम है, जो कि लाइट कलेक्टिव एक प्रोजेक्ट है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है इंटरनेशनली और हर मुल्क से उन्होंने सफ़ीर बनाए हैं। और जब मैंने ये देखा कि इस तरह एक इंटरनेशनल फोरम है और वहाँ पे पूरे मुल्कों के सफ़ीर हैं बट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है, सो मैंने और अना ने इनिशिएटिव लिया कि हम इनको अपना काम मुतारिफ कराएं और उनको हम अपना दिखाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं कि हम आज तक कितनी अचीवमेंट्स कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड। सो उन लोगों ने हम लोगों को हेल्प की, उन लोगों ने हमें रिकग्नाइज किया और हम लोगों को चूज़ किया अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इसलिए आज हम इंटरनेशनल फोरम पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे चूज किया उन्होंने? आपने ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स दिखाए उन्हें, ऐसी कौन सी आपने स्किल्स दिखाई उन्हें कि उन्होंने आपको सिलेक्ट किया? पहले तो वालेकुम अस्सलाम। आपके सवाल पे आपको बताती हूँ कि उन्होंने हमें सिलेक्ट कैसे किया। एक्चुअली हम फर्स्ट इंटीरियर लाइटिंग डिज़ाइनर्स जो कि पाकिस्तान से हैं एंड इंजीनियर्स हैं, और ये जब उनको पता चला कि हम फर्स्ट क्वालिफाइड लाइसेंस इंटरनेशनली लाइटिंग डिज़ाइनर्स पाकिस्तान वापस आए हैं। हम शुरू से ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमने एक गोल्ड मेडल यहाँ से जीता हुआ है अपने ग्रेजुएशन में, उसके बाद वहाँ पे भी डिस्टिंक्शन और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और जब उनको ये पता चला कि पाकिस्तान में ऐसे काबिल 2 लड़कियां हैं और जो पहली हैं सिर्फ, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। और जब हमने खुद उनके बारे में सर्च किया, उनकी वेबसाइट पे एक्चुअली पूरे मैप पे सब कंट्रीज़ के अंदर कोई ना कोई लड़की की तस्वीर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बिल्कुल ब्लैंक था। फिर हमने उनको कांटेक्ट किया, उनको हमने अपने बारे में बताया कि हमने कितने इंटरनेशनल मीडिया और ऑफिसर्स के साथ काम किया और उन्होंने फिर हमें वार्मली वेलकम किया एंड दे वर लाइक कि आप आए, आप हमें अवेयरनेस दें पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की खवातीन के बारे में, कि पाकिस्तान में खवातीन की क्या हाउ दे सिलेक्टेड यू। अब मुझे जरा बताएंगे लाइटिंग की ट्रेनिंग, इसका ख्याल आपको कैसे आया? ट्रेनिंग जो आपने ली उसका ड्यूरेशन क्या था, उसमें एग्जैक्टली क्या था? हम लोगों ने एक्चुअली हम लोगों ने 2 साल मास्टर्स किए, स्पेशलाइजिंग मास्टर्स किए और उसके दौरान हम लोगों ने एक्चुअली जब वी वर बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो हमने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, और उसके बाद हम लोगों ने चाहा कि देयर इज समथिंग जो इंटीरियर डिज़ाइन में लैक करती है, जिसमें पाकिस्तान पे तवज्जो नहीं दी जाती, और वो है लाइट। हम कोई भी तवज्जो नहीं देता, और ये आर्किटेक्ट इंजीनियर्स का काम नहीं है। लाइटिंग एक सेपरेट प्रोफेशन है, जिसको हमने जब स्पेशलाइजेशन की तो हमें पता चला कि लाइटिंग कितनी ज़रूरी है और हम लोगों को कितना अफेक्ट करती है। और यही नहीं, पाकिस्तान में एक बिजली का बहरान है, और पाकिस्तान में अगर लाइटिंग डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करें और वो किस मिकदार में लाइट
एक कमरे में चाहिए। हम लोग आजकल क्या हो रहा है, आजकल एक कमरे में लाइट दी जाती है क्योंकि लोगों है ना, कौन सी लाइट हो उसका भी तो इंतखाब बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपको बिजली का बहरान भी ज़हन में रखना है। बिल्कुल, कौन सी और कितनी मिकदार में लाइट लगनी चाहिए, बिल्कुल ये ना ज्यादा हो ना कम हो। आज हम लोग बताएं एग्जैक्टली क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप दोनों भी इस मौसम में रहते हैं और मौसम में शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग एक खवातीन का बहुत बड़ा एंटरटेनिंग फैक्टर है। जब शॉप में जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं, हालांकि वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स लगी हैं, लेकिन दुकानदार को बोलते हैं कि ये हम रंग भाई सूरज की रोशनी में देखना चाहेंगे। जो यहाँ काम कर रहा है वो टेक्नीशियन है। डिजाइनर और टेक्नीशियन में बहुत फर्क होता है। डिजाइनर ये बता सकता है कितनी, कब और कहाँ लाइट लगनी चाहिए, किस एंगल पे लगनी चाहिए और किस बैलेंस के साथ। जैसे कि एक और मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, रोड लाइटिंग। पाकिस्तान में अब भी पूरे 40,000 एक्सीडेंट्स, रोड कार एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं ये किसी को पता है? बाहर की दुनिया में एक्चुअली ये PhDs इस पर हो रही हैं कि रोड लाइटिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका फैक्टर सिर्फ लाइटिंग है। एंड आई थिंक कि हमें, हमारा मुल्क जो कि एनर्जी डेफिशिएंट है, उसको बहुत सख्त जरूरत है लाइटिंग डिजाइनर्स की, ताकि उनको बता सके कैसे थोड़ा सा अगर बता सकती हैं आप, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रोड्स, क्या होना चाहिए? व्हाट इज योर सजेशन अना? माय सजेशन इज, देखें मेरी बात सुने, मैं अभी रात को जब वापस जा रही थी मुझे कॉल आया यहीं से कि आपको सुबह बुलाया जा रहा है समा में, विच इज़ आई एम वेरी थैंकफुल एंड हम्बल कि आप हमें रिकग्नाइज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम एवर लाइसेंस लाइटिंग डिज़ाइनर्स को। बिसाइड दिस मैं घर जा रही थी एंड मैंने देखा बहुत सारी जो ऑपोजिट ट्रैफिक होती है उसकी लाइट ग्लेयर करती है हमारी आंखों को, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रोड पे तो पहली बात कोई लाइट ही नहीं है, बहुत दूर दूर है। जहाँ पे है वो एक साथ इतनी सारी लगी है कि आपको पता नहीं चलता कि रोड के डिवीजन कहाँ पे है। मैं आपको एक आराम से एक अच्छी सी मिसाल देती हूँ कि एक सड़क पे मैक्सिमम लाइट उतनी होनी चाहिए जितनी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं, ताकि उस गाड़ियों की लाइट जो बाहर उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी सजेशन आपने दी, लेकिन ये हमने देखा जिस तरह कराची हैदराबाद मोटरवे, आई एम नॉट श्योर कि आपने ट्रैवल वहाँ से किया नहीं, बट हमने वहाँ देखा है कि जो सामने से गाड़ियाँ आ रही तो उसकी लाइट नहीं पड़ती, क्योंकि सेंटर में वो इस एंगल से उन्होंने कुछ मेटालिक पीसेस लगाए हैं कि वो रिफ्लेक्ट कर जाती है लाइट, और वो लाइट आती नहीं है, रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो ये भी एक अच्छी सजेशन है, ये तो हर मेन रोड पर होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कितना स्कोप आपको लगता है इस इंडस्ट्री में है, दिस लाइटिंग इंडस्ट्री? बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है, हमारा जो पूरा मुल्क है वो एनर्जी डेफिशिएंट है। हमें पता ही नहीं है, हम एक्चुअली हाई एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज़ ही नहीं करते हैं। हम वो बिजली यूज़ करते हैं, हम वो लाइट यूज़ करते हैं जिसकी बिजली बहुत इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल से इस पूरे पाकिस्तान में जो बिजली का बुरान है वो बचाया जा सकता है, बिल कम किए जा सकते हैं। जैसे आपने अभी मेरा फीचर चलाया और उसमें हम यही बता रहे थे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के जो सिविलियंस थे उनका ये था कि हमें अपने बिल्स कम करना है। वो हम कैसे कम कर सकते हैं? इसी तरह कि हम एक प्रॉपर लाइटिंग की जा सके। मेरे घर में, इवन सबके घरों में, आपके घर में भी, आपके बेडरूम में 4 सीलिंग लाइट्स होंगी, लेकिन उसका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, उसके बावजूद आप तैयार होने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। सिर्फ ये रोड लाइटिंग, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की टूरिज्म को भी प्रमोट करें थ्रू लाइटिंग, क्योंकि बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स है पाकिस्तान में जो कि अभी अंधेरों में है, और अगर वो लाइट हुए में तो वो इतनी ब्राइट लाइट उसको यूज की गई है कि उसमें बैलेंस नहीं है। आपने आईफिल टावर देखा होगा पेरिस का, और बुर्ज खलीफा है। तो हम चाहते हैं कि हम दोनों कंट्रीब्यूट करें, और ना सिर्फ हम मॉन्यूमेंट्स लाइट करें, हम चाहते हैं आने वाली जनरेशन है उसको भी लाइटिंग डिजाइन प्रोफेशन की तरफ एजुकेट करें कि ये प्रोफेशन क्या है, ताकि हम मिलके बहरान बेहतरीन बात आपने कर दी है। बहुत शुक्रिया। मोमिना एंड अना आप साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक, इसके स्कोप से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे कि ना सिर्फ घर, दफातर, रोड्स, इंडस्ट्री, बल्कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं और ऐसी जगह जहां पर लाइट्स दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हुई नहीं, वहां करने से अच्छा लाइट बचेगी भी और जेब के लिए भी अच्छा है, सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो अब एक मामला ऐसा है जिस पर जितनी बात करें वो कम है। ये भला क्या है? बच्चों की ज़हनी नशोनुमा। ये किस तरह से की जाए? ऐसा क्या कंटेंट है जो बच्चों को दिखाया जाए? ऐसी क्या मालूमात है जिससे उनको रोका जाए, उस कंटेंट तक जाने से उनको रोका जाए? कार्टून्स बच्चों में मकबूल होते हैं। कार्टून्स में जो कुछ दिखाया जाता है वो बच्चों को बड़े आराम से समझ में आ जाता है, बच्चों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है। तो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा किस तरह की जाए? बच्चों को किस तरह के कार्टून्स दिखाने चाहिए, कैसी कहानियाँ सुनानी चाहिए, उन्हें एक मस्बत समत मिले, ऐसी कहानी होनी चाहिए। वालिदैन इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, आज हम खास तौर पर इस पर बात करेंगे, और हमने अपने खास मेहमान को इसीलिए तो मदऊ किया है।
एक नाम ऐसा जिसके बारे में, उनके बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने उन्हें पूरे पाकिस्तान के ख़त पढ़ते हुए देखा, फरमाइशें, किसका इंटरव्यू करें, किससे जाके मिलें, और हम आज भी अगर 5 मिनट भी उनका शो देख लें तो बहुत कुछ सीख के उठते हैं, बड़ी मोटिवेशन लेके उठते हैं। और ख़ास तौर पर चूंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों के ऊपर, बच्चों के मौज़ूआत के ऊपर जो प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं ना, टीवी के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, तो वो यही शख्सियत है। तौसीक हैदर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम किरण, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत बच्चा हूँ। आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, और बच्चों के लिए तो जो कुछ आप कर रहे हैं वो बेहतरीन है। सर, आप हमें समझाइए और पेरेंट्स को समझाइए आज, क्योंकि हम अभी भी देखते हैं बच्चे के ने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया या उसमें क्या क्या कुछ होना चाहिए, बच्चों की अवेयरनेस, बच्चियाँ पेंटिंग्स कैसे कर रही हैं, क्या क्या सीख रही हैं, किन सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेकर आ रही हैं, खाला जानी उनको क्या कहानी सुना रही हैं, ये सब कुछ हम आज भी देखते हैं और आपके शोज में देखते हैं। और वाकई आप बच्चों के साथ में बिल्कुल वैसे ही हमें भी लगता है ये भी एक छोटा-सा बच्चा है बच्चों के बारे में बात करना है तो सर, हम बड़ों को भी सिखाए ना, सारे लोगों को बताए ना, क्या करें, बच्चों को क्या दिखाएं, क्योंकि वो जो बेबी शार्क, टू 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 और इस तरह की चीज़ें और बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं ना, ये क्या असर डालते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स दिखाते भी और ये सवाल करते भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नया दिन का, समा का, कि आपने मुझे मदऊ किया अपनी इस नशिस्त में, अपनी इस महफिल में। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमें समझ लेनी चाहिए कि आजकल का बच्चा, वो जो हम कहा करते थे ना, ये बच्चा बच्चा नहीं है। आजकल का बच्चा वाकई बच्चा नहीं है। अगर आप उसे इन्फॉर्म्ड, सुपरवाइज्ड कंटेंट नहीं दिखाएंगे, चाहे चैनल की स्क्रीन पे, चाहे यूट्यूब के साथ इस स्मार्टफोन की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे, बच्चा खुद ही कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा देखने के लिए। yes. आपको उसको इन्फॉर्म्ड, सुपरवाइज्ड कंटेंट दिखाना है। अब माँ बाप क्या कर सकते हैं? माँ बाप अपनी आसानी ढूंढते हैं कि जनाब स्मार्टफोन पकड़ा दिया, अच्छा हाँ ये बड़ा अच्छा, सिर्फ लिखा है बच्चों का कंटेंट। बच्चों के कंटेंट में भी क्या उम्र है आपके बच्चे की, उसने क्या देखना है। जैसे आप अभी बात कर रही थी कि जो वेस्टर्नाइज्ड कार्टून्स हैं, उसमें बहुत से कार्टून्स बहुत से वायलेंस से भरे हुए हैं, तो वो वायलेंस हमने नहीं दिखानी। हमने हर कार्टून बच्चे को नहीं दिखा देना, इसलिए कि एडल्ट कार्टून्स भी होते हैं। सो सिर्फ ये देख लेना कि वो कार्टून का क्लिक बटन दबा रहा है तो वो क्या देखे चला जा रहा है, ये माँ बाप को गौर से सुपरवाइज करके देखना है। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि जो भी कंटेंट, अगर आप 15 मिनट की कोई चीज बच्चे को दिखा रहे हैं, आपने वो 15 मिनट की चीज पहले खुद देखनी है, बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आप बात करें कि पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ कार्टून्स या कंटेंट, इसमें मैं 2 सीरीज आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। इस वक्त जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी और बच्चों को भी। एक का नाम है बुर्का एवेंजर, जो कि प्योरली पाकिस्तानी कंटेंट है, जो हमारे म्यूजिक रॉक स्टार हारून, जो कि म्यूजिक के एक स्टार तो हैं ही, लेकिन वो एक एनिमेशन प्रोड्यूसर भी हैं। तो उन्होंने बुर्का एवेंजर बनाई, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले अमेरिका में, यूरोप में। बिल्कुल उसके बाद उन्होंने हाल ही में एक सीरीज जारी की, उसका नाम है टीटू एंड तानिया। अब ये वो कहानियां हैं, बुर्का एवेंजर एक पाकिस्तानी लड़की की कहानी, जिसको एक स्पेस शिप आके उसके गांव में गिर जाता है। ये टीटू एंड तानिया है गालिबन। बुर्का एवेंजर है वो अपने कलम के जरिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, टेररिस्ट्स को मार भगा रही है। ये खास तौर पे स्वात और केपी के रीजन के अंदर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई एनिमेशन की सीरीज है, आज भी वैलिड है, बहुत अच्छी है, बहुत खूब है, इनको दिखाना चाहिए। ये दोनों सीरीज पीटीवी जो मेरा शो है पाकिस्तान टेलीविजन, उसमें दिखाई जा चुकी हैं, लेकिन ऑनलाइन भी पड़ी। द पॉइंट इज कि हम कई बार बैठ के गिला ये भी कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में काम हो नहीं रहा। अब देखिए 2 मेजर सीरीज जो कि इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता हैं, ये बैठे बैठे मैंने आपको गिनवा दी आपके शो में। तो इसलिए ढूंढना भी जरूरी है कि चीज कहां पड़ी हुई है, ऑनलाइन चीजें मौजूद हैं। बच्चों को, हमारा फर्ज यह है कि हम बच्चों को वो चीजें दिखाएं। सर, अभी आपने कहा कि जो 15 मिनट का कंटेंट बच्चे को दिखाएं वो पहले खुद देखें, तो मैंने जो इससे थोड़ा सा समझा है वो ये कि जब हम अपने बच्चों को, अपने भांजे भतीजों को जब हम कोई भी कंटेंट दिखा रहे होते हैं तो हम सोचते हैं हम साथ बैठ के देख लेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो शायद वो काफ़ी रहेगा। पहले देखना चाहिए, और क्या सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही कंटेंट रखना चाहिए टाइम के, आप उसको किसी डिवाइस पे या स्क्रीन के सामने बिठा के तो दिखाएं? थोड़ा सा इस बारे में बता दें।
जी बिल्कुल, बहुत आपने वजह फरमाया। पहले देखना जरूरी है। 15 मिनट तो मैंने सिर्फ हवालतन एक मिसाल के तौर पे कहा था, लेकिन मैं इतना ज्यादा फॉलो करती हूं। सवाल किया है तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर ले कि 8 साल तक के बच्चे को इस वक्त रिकमेंडेड है कि आप एक दिन में आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम मत दें। 8 साल का बच्चा आधे घंटे से ज्यादा टीवी ना देखे, आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन ना देखे। फिर 8 साल से लेके 12-13 साल तक का बच्चा मैक्सिमम 2 आवर्स, 2 घंटे से ज्यादा। और इसमें 2 घंटे में वो वक्त भी मैं शामिल कर रहा हूं कि जब वो ऑनलाइन जाके कोई अपनी इंटरेस्ट की चीज, जरूरी नहीं कार्टून, कोई इंटरेस्ट की चीज देख रहा है, उसको गाड़ियों का शौक है, उसको हवाई जहाज का शौक है, उसको दरख्तों का शौक है, उसको स्पेस शिप्स का शौक है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, लेकिन स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों को मेरा ख्याल है कि जरूर घर में खाला, फुप्पो, चची सबकी जिम्मेदारी है, मॉनिटर करें। यस। अच्छा तौसीक भाई, ये भी बताइएगा कि एक बड़े कॉमन ऑब्जर्वेशन है आजकल, चाहे किसी होटल में जाएं या घर में देख लें या कहीं पर भी, खाना खाते वक्त बच्चे के सामने फोन जब तक रखा हुआ है तो बच्चा खाना खा रहा है, जो ही फोन बंद, नेट बंद, बैटरी डाउन, फोन साइड में, खाना खाना बंद। हाउ बैड इज दिस हैबिट? शेफ, थैंक यू सो मच, आपने ये पॉइंट आउट किया है। आप तो खैर हमसे अगली नस्ल से हैं। हम जब बच्चे होते थे तो हमारी आप ही या हमारी मुमानी हमें जब बिल्कुल बेबी को खाना खिलाया जाता था तो वो कहते चूं चूं करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, भालू भी आया। ये और ऐसे निवाला जब वो मुंह में चला जाता था और बच्चा खुश होके, इससे क्या होता था? इससे ये होता था कि बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो रही है। वो चची से, मुमानी से, माँ से, नानी से जब खाना खा रहा है, उसके हाथ से खा रहा है, मोहब्बत बढ़ रही है, साथ ही साथ आप उसको 4 चीजें सिखा रहे हैं और खाने में उसका इंटरेस्ट भी बन रहा है। अब आपने बच्चे की मुमानी, चची, खाला, ताई, माँ इस स्क्रीन को बना दिया है। अब यही उसकी माँ भी है, यही उसकी चची भी, यही उसकी मुमानी भी है, ये उसकी आंखों के लिए भी ठीक नहीं है और ये हमारे रिश्तों की बॉन्डिंग के लिए भी ठीक नहीं है। तो मेरा तो यकीनन मैं इस बात को बिल्कुल डिस्करेज करता हूं कि खाना खाने के दौरान बच्चों को आप सिर्फ अपनी सहूलत के लिए, ताकि आप आपस में बड़े बात कर सकें, बच्चे के सामने आपने एक स्क्रीन लगा दी है, मैं इसको हाईली डिस्करेज करता हूं। और स्क्रीन बच्चे को, डिवाइसेस और ये कंटेंट बच्चे को किसी हद तक कंफ्यूज भी करते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा इस तरह से कंफ्यूज है, उसको आगे के लिए रास्ता क्या चुनना है सर, वो भी मुश्किल होगा। ऐसा ही है, रास्ता क्या चुनना है। और सबसे बड़ी बात उसकी अपनी स्पीच भी देखें। अब बच्चा अगर वन साइडेड कम्युनिकेशन कर रहा है, सिर्फ स्क्रीन से देखता जा रहा है, सुनता जा रहा है, ठीक है, उसकी शायद अंग्रेजी बहुत बेहतर हो रही है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो आगे से जवाब तो नहीं दे रहा। जब आप खुद उसके साथ बैठ के उसको कहानी सुनाएंगे, उससे कुछ सुनेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, आप देख रहे हैं आजकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से बहुत से मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। बच्चा जब स्कूल से वापस आए, उससे जरूर बैठ के पूछिए, बेटा आज स्कूल में सबसे अच्छा क्या हुआ था? बेटा आज कोई चीज ऐसी हुई जो आपको अच्छी ना लगी हो? टीचर के साथ चाइल्ड बुलिंग होती है, बच्चे से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। बच्चे माँ बाप से बात ही नहीं करते। अच्छा, और तौसीफ भाई मुझे ये भी बताएं कि जब हम देखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ, वहाँ पे स्कूलिंग कब स्टार्ट होती है? एक ख़ास ईयर मुकर्रर है जी, इतने साल का बच्चा होगा तो स्कूल में जाएगा। हमारे यहाँ तो बिल्कुल बरअक्स हो रहा है, 2-2.5 साल का बच्चा हम स्कूल भेज रहे हैं। ये कितना गलत हम कर रहे हैं और क्या इसमें तब्दीली की कोई उम्मीद है हमें? जान छुड़ा रहे हैं, बस पाल लिया जितना 2-2.5 साल पालना था, अब टीचर पाले, इसको भेज दो स्कूल। देखिए, मैं तो बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। आपको भी मालूम है दुनिया भर में, और मैंने अपने शो में भी 1-2 ऐसे बच्चों को फीचर किया जो कभी स्कूल नहीं गए, उनके माँ बाप उनको स्कूल में डाल ही नहीं रहे, होम ट्यूटरिंग हो रही है, घर में पढ़ा रहे। तो दुनिया तो अब कहां की कहां जा रही है। तो स्कूल का कॉन्सेप्ट भी चैलेंज हो रहा है कि हम बच्चे को तालीम घर पे अगर दें, तो वो खैर एक बहुत जुदा बहस है, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे कि होम स्कूलिंग या होम ट्यूटरिंग क्या चीज है। लेकिन किस उम्र में बच्चे को स्कूल भेजना है? देखिए अगेन, मैं क्योंकि डायनासोर का क्लास फेलो हूं, उस जमाने का इंसान हूं, तो मैं पहली बार स्कूल, मुझे याद है मेरे माँ बाप ने मुझे 5.5 साल की उम्र में
क्लास 1 में भेजा था, उस वक्त की प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, कोई चौंचले नहीं थे। चौंचले आपने कहा, शायद मैंने चौंचले का लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ कि मैं यही सुनता आ रहा हूँ। मुझे तो रोज पूछती है मेरी अम्मी, बेटी को स्कूल कब भेज रहे हो, बेटी को स्कूल कब भेज रहे हो, और मैं सोचता हूँ नहीं अभी सबसे 3 साल की हुई है। अच्छा, पर एक और मसला भी है कि अगर बच्ची 3-4, अगर आप कहें कि मेरे 5 साल के बाद भेजना है तो फिर उसको कोई दाखिल नहीं करेगा। यही तो मसला है। कहाँ से की, केजी कहाँ से की, ये बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा इशू है। इस पे मेरा ख्याल है कि स्कूल्स को, जो बच्चे प्री स्कूल घर से करके आते हैं और 5 साल की उम्र में पहली जमात में आते हैं, उनको बिल्कुल एनरोल करना चाहिए। इस पे भी कानून होना चाहिए, क्योंकि ये भी वो स्कूलिंग का कमर्शियलिज्म है कि नहीं, जब तक 2.5 साल की उम्र में आप स्कूल में नहीं भेजेंगे तो वो हम 5 साल की उम्र में पहली जमात में उसको दाखिल नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में स्कूल वालों को भी इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। और जो हम लोग अभी तक की गुफ्तगू से मैं और शुएब थोड़ा थोड़ा समझेंगे ना, हम सबको भी तौसीक हैदर की तरह से बच्चा होना चाहिए। हमें भी ये सोचना चाहिए, बिल्कुल आप ही की तर्ज पे चलते हुए, कि जी जैसे हमें सुबह उठते हुए दिक्कत होती है, हमारे इस छोटे से बच्चे को भी होती है। तो फर्स्ट स्टेप फिर अब बेबी को नहीं लेना, पेरेंट्स को लेना है। पेरेंट्स को उठना पड़ेगा और उनको इस सिलसिले में बात करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने यही चॉइस ले लिया कि नहीं जी मुझे बच्चे को स्कूल भेजना ही भेजना, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, या मैं तंग आ गया हूँ, शाम में आएगा सो थक के दोपहर में आके सो जाएगा, कुछ घंटों के लिए आराम मिलेगा, ये बिल्कुल इसी तरह का मामला है। अच्छा, एक तो हमें आप ये बताइए कि पेरेंट्स को सिर्फ कंटेंट ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, उससे जान नहीं छुड़ानी। दूसरी ये कि अभी हम चाह रहे थे कि इस पर भी आप कॉमेंट करें। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अगर आप बच्चे को किसी नाखुशगवार, किसी अफसोसनाक वाक़े से बचाना चाहते हैं तो सिर्फ उसको समझाना गुड टच बैड टच ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी हम बड़ों ही की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ अपने घर के बच्चों के लिए नहीं, अपने मोहल्ले के, अपने शहर के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा कुछ इस सिलसिले में बड़ों को बताइए। देखिए, आपने जो भी थोड़ी देर पहले अज़रह मजाक एक बात की थी, लेकिन मैं इसको यकीनन उस पर थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूँगा कि वाकई अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने देना। हम ये जो कहते हैं ना, क्या तुम बच्चों से किसी बातें कर रहे हो, भाई अब तुम बड़े हो गए हो, ये अल्फाज भी मेरा ख्याल है कि थोड़े से नुकसानदेह हैं। भाई जब आप एडल्ट हो जाते हैं या जवान हो जाते हैं या फिर उसके बाद बुजुर्गी के सफर पर रवा हो जाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि अंदर किसी गोशे में, दिल के किसी कोने में वो बच्चा, उसका तजस्सुस, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका सवाल करना, उसका नई चीज को जानना, उसका बिल्कुल एक बच्चे की तरह किसी रंग से अट्रैक्ट हो जाना, किसी आवाज से अट्रैक्ट हो जाना बहुत जरूरी है। हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम बड़े बनने की कोशिश में उस बच्चे को अंदर कहीं मार देते हैं। फिर हमें कोई नया रंग नजर आए, कोई नया मंजर नजर आए, कोई नया नाम, नया लफ्ज, नया जानवर, नई आवाज, हम उसके बारे में मुतजस्सिस नहीं रहते, खोजी नहीं रहते। तो मेरा ख्याल में ये चीज़ जो हम अमूमन अपने जहन में और अपने बच्चों के जहन में डालते हैं कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर हमने बच्चों की सी हरकतें नहीं करनी। हाँ, बच्चों की सी हरकतें, बचपने की हरकतें एक अलग चीज़ है, लेकिन बच्चे का तजस्सुस ज़रूर जिंदा रहना चाहिए। अब आते हैं उस सवाल की तरफ क्विकली जो आपने किया। यस, अमूमन हम बात करते हैं कि अपने बच्चे की तरबियत, उसको अच्छे बुरे की तमीज़। अब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बड़े कम है इस मुल्क के अंदर, ये हम सभी को मालूम है। 62% नौजवान है और जितना आप नीचे आए वो तादाद बढ़ती जा रही है। तो आने वाले 15-20 साल के अंदर बड़े बहुत कम और बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में जिस तरह कहते हैं ना, एक दरख्त लगाने की हर शख्स एक दरख्त लगाए हर साल में एक दफा, कुछ इस तरह की शुमारियात हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरों के बच्चों को भी अपना बच्चा समझ के किसी ना किसी तरह, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते रहे। गली के नुक्कड़ पे, रेस्टोरेंट में, आते जाते, बाजार में, कहीं देखें कि कहीं आप किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चे जा रहे हैं, आप कचरा पड़ा देखते हैं, आप आगे उठकर कचरा ही उठा दें, वो बच्चा मुड़ के देखेगा, वो कॉपी करेगा, उसके जहन में कुछ ना कुछ रह जाएगा, कॉपी करेगा। एग्जैक्टली टीवी पे इश्तिहार आता था ना कि वो बाप जो है सिगरेट पीता था तो बच्चा भी सिगरेट पीता था, वो बिल्कुल ठीक था। तो बच्चों को देख के उनकी बेहतरीन तरबियत, अगर आपके अपने बच्चे नहीं है, महल्ले के या सोसाइटी के बच्चे, उसके लिए आप ये कर सकते हैं, कहीं बच्चे को चलता देखे, मोटर बाइक आहिस्ता कर लें, गाड़ी पे ब्रेक लगा लें, लाल बत्ती ना तोड़ें, कचरा उठा दें। बच्चे को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो बंदर की तरह कॉपी करता रहेगा। ऐसे नहीं कहे नहीं, एक्ट करें, बच्चा तो कॉपी करेगा। तो सीख हैदर साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे, वक्त बहुत कम था, दिल के अभी और आपसे गुफ्तगू रहे, दोबारा आपको हम जहमत देंगे अपने शो में कि हम मजीद और टॉपिक्स पर आपसे गुफ्तगू करें। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की, एक्ट करें, पेरेंट्स एक्ट करें, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए
मोहल्ले के बच्चों के लिए, फैमिली के और बच्चों के लिए, क्योंकि जो हम करेंगे ये कंट्रीब्यूशन बेसिकली अपने बच्चों के लिए ही होगा। और अपने अंदर भी जो आप बच्चा है ना, उसको घूमने मत दीजिए, अपने बचपन को थाम के रखिए।